हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शन एकेडमी की हिंदी इंग्लिश वाली डेली क्लास में, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों की ग्रामर के कुछ पोर्शन ले रहे हैं। जिसमें इंग्लिश में 1 वर्ड करवा रहे हैं, 10 1 वर्ड डेली के। वाक्यांश के लिए 1 शब्द ले रहे हैं, हिंदी में ये 15 ले रहे हैं लगभग। मुहावरे 10 ले रहे हैं और शब्द जो हम 5 ले रहे हैं, ठीक है। और ये हम काफ़ी लगभग 1 महीना हो गया, इसकी अलग से भी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। अगर आप वहाँ पे देखना चाहो तो देख सकते हो, सारी क्लासेस मिल जाएंगी वहाँ पे। और पीडीएफ इसके टेलीग्राम चैनल पर हमारे शेयर की जाती है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आप हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। काफ़ी सारे लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश को लाइटली लेते हैं और बाद में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसी गलती मत करना, कम से कम इन जो एग्जाम्स में है उनमें तो मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इनमें हिंदी और इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। रीट मेंस में हाँ थोड़ा कम है, बाकी में बहुत ज़्यादा वेटेज है आपको हिंदी इंग्लिश का। तो आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ना। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जल्दी हम हमारी ऐप लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट मंथ के लिए फ्री टेस्ट रखेंगे। बाद में मंथली बहुत कम चार्ज रहेगा आपको, मतलब लगभग ये मान लो कि आपको एक चाय और एक समोसा 1 महीने में कम खा लेना, इतना ही आपको कॉस्ट आएगी इसकी। तो थोड़ी बहुत तो रखनी पड़ती है भाई, क्योंकि ऐप वगैरह बनवाने में, वेबसाइट जो बनती है उसमें, और फिर ये जो टाइपिंग होती है उसमें भी कॉस्ट आती है। तो उसको थोड़ा सा मुझे भी सर्वाइव करना है, क्योंकि मैं घर से तो ऐसे लगा नहीं सकता इतने। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो हमारा राजस्थान का करंट अफेयर है अगस्त 2022 का, वो क्रोनोलॉजी और सूजस पर बेस्ड है। वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी कल तक आ जाएगा आपके सामने, तो आप जरूर जाके देखिए। काफ़ी लोग उसे पसंद कर चुके हैं और पूरा मैटर इसमें कवर किया गया है अगस्त महीने का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 वर्ड, इंग्लिश में 1 वर्ड है। पहला है वन हु एक्ट्स ओनली फॉर मनी। वन हु एक्ट्स क्या होता है? कार्य करना, ठीक है, कार्य करना। ओनली फॉर मनी मतलब केवल मनी के लिए कार्य करता है ना, केवल मनी के लिए कार्य करता है, मतलब केवल उसको किराया दे दो आप, फिर आपके लिए काम करने आ जाएगा ना। तो आपने सुना होगा कि किराए का टट्टू, ठीक है, मतलब आपसे किराया लेगा कोई भी काम करने के लिए और फिर आपके लिए वो काम कर देगा, ठीक है, पैसे लेगा और काम कर देगा। तो उसको बोलेंगे किराए का टट्टू, ठीक है, किराए का टट्टू। उसको इंग्लिश में बोलते हैं मर्सिनरी, ठीक है। मर्सिनरी एक मशीन की तरह काम करेगा, मशीनरी की तरह काम करेगा। वो आपके साथ आएगा, मशीनरी की तरह काम करेगा और वापस चला जाएगा पैसे लेके ना। तो ये क्या है? वैसे तो है मर्सिनरी, बट आप ऐसे याद रख सकते हो कि मशीनरी है, ठीक है। मशीनरी की तरह काम करेगा आपके साथ और आपसे पैसे लेगा और चला जाएगा वापस, ठीक है। तो क्या हो गया? मशीनरी। या याद करने के लिए क्या मानेंगे उसको? मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स मतलब शरीर के किसी अंग को काटना, शरीर के किसी अंग को काटना। शरीर के किसी भी अंग को काटेंगे तो उसको बोलेंगे म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन, ठीक है, म्यूटिलेशन। कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स को बोलेंगे म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन, ठीक है, म्यूटिलेशन। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ कॉइन्स। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना उसमें भी आपके सामने आएगा ये कि जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं, सिक्कों जो राजा महाराजा के सिक्के थे उनका अध्ययन करेंगे, या फिर आज के सिक्कों का अध्ययन कर लो तो उसको क्या बोलेंगे? सिक्कों का अध्ययन को बोलेंगे न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स। NUMISMATICS, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। तो सिक्कों के अध्ययन को बोलेंगे न्यूमिस्मेटिक्स, ओके। नेक्स्ट है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। जिसके माता पिता मर गए हों, ऐसा बच्चा, उसको बोलेंगे अनाथ ना। अनाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्फन, ठीक है, ऑर्फन। ऑर्फन, ऑर्फन। आपने बहुत बार देखा होगा कि अनाथालय आता होगा, अनाथालय, और कोई मूवी वगैरह में देखा होगा या फिर आपने कहीं भी सुना होगा। अनाथालय को बोलते हैं ऑर्फनेज, ठीक है, ऑर्फनेज। तो ऑर्फनेज से ही बना क्या? ऑर्फन से बना ऑर्फनेज है। तो ओके, ऑर्फन को क्या बोलते हैं? अनाथ, ठीक है, अनाथ। नेक्स्ट है वन हु वॉक्स ऑन फुट। वॉक्स ऑन फुट मतलब जो पैदल यात्रा करता है, पैरों की यात्रा करता है, उसको बोलेंगे पैदल यात्री। पैदल यात्री। पैदल यात्री के आपने सुना ही होगा वर्ड पेडेस्ट्रियन, ठीक है, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, ठीक है, पेडेस्ट्रियन।
नेक्स्ट है ए पर्सन फॉर हुम मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। पीछे तो क्या था कि जो मनी के लिए काम करता है उसको बोलते हैं मशीनरी, मतलब मशीनरी है ना, मशीनरी हमने याद करने के लिए किया था। और यहाँ क्या है कि जिसके लिए मनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मनी, तो वो मतलब क्या है, भौतिक चीज़ों में जो कि सांसारिक सुख है, धन है, जो भी मकान उनमें खोया हुआ है ना, तो वो आदमी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिकवादी। जो कि धन के पीछे भाग जाता है उसको बोलते हैं भौतिकवादी, मतलब भौतिक जो चीज़ें हैं ना उनके पीछे पड़ा हुआ ना संसार में, ठीक है, भौतिक चीज़ों के इनके पीछे पड़ा हुआ है, उसको हम बोलेंगे भौतिकवादी। जो कि मनी को सबसे इम्पोर्टेंट मानता है उसको बोलेंगे भौतिकवादी। इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, मेटेरियलिस्ट, ठीक है, मेटेरियलिस्ट। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको कि संसार के जो भी मटेरियल है ना, चाहे धन हो, चाहे मकान हो, चाहे कोई इंसान हो, उनसे अगर मतलब जो संसार की भौतिकवादी चीजें हैं ना, उन भौतिक चीजें हैं, उनसे अगर कोई स्नेह दिखाएगा तो उसको बोलेंगे भौतिकवादी। अर्थात जो संसार में मटेरियल्स हैं उनसे स्नेह दिखाएगा तो उसको बोलेंगे मेटेरियलिस्ट, ठीक है, मेटेरियलिस्ट। नेक्स्ट है हैविंग एन एविल रेपुटेशन। हैविंग एन एविल रेपुटेशन मतलब किसी की बुरी प्रतिष्ठा होना। बुरी प्रतिष्ठा कैसी होगी, मतलब गलत काम के लिए कोई प्रतिष्ठित है, ठीक है, गलत काम के लिए प्रतिष्ठित है। जैसे कोई आपने शहर का कोई गुंडा है ना, तो वो कोई दो आदमी, एक तो अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब फेमस है, लेकिन जो आदमी मतलब उसको जानते सब है ना, वो भी क्या है, प्रसिद्ध है, लेकिन वो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मान लो किसी का गुंडागर्दी करना, चोरी करना, या फिर मतलब बहुत बड़े डाके मारना, मर्डर करना, इसके लिए क्या है वो फेमस है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एविल रेपुटेशन है, उसकी ना बुरी प्रतिष्ठा है। हिंदी में उसको बोलते हैं कुख्यात, ठीक है, कुख्यात। आपने देखा भी कुख्यात है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोटोरियस, ठीक है, नोटोरियस, नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस। नेक्स्ट है कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस। कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस मतलब जो अपीयरेंस है ना, आपका जो रूप है, ठीक है, उसमें पूर्ण रूप से आप चेंज कर रहे हो, है ना, पूर्ण रूप से चेंज कर रहे हो तो उसको बोलेंगे रूपांतरण, या उसकी काया ही आपने चेंज कर दी, कायाकल्प भी इसको बोल सकते हैं, कायाकल्प, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जिसने साइंस पढ़ी हुई है उसको पता होगा कि मेटामॉर्फोसिस केमिस्ट्री में काफी बार वर्ड आता है, मेटामॉर्फोसिस, है ना। कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस मतलब आपके पहले कोई पत्थर था ना, फिर आपने उसकी मूर्ति बना दी ना, हाँ ठीक है, तो आपने उसका कंप्लीट चेंज कर दिया उसके अपीयरेंस में, उसके दिखने में, है ना, तो उसको बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण कर दिया उसने, ठीक है, काया का आपने चेंज कर दिया, ठीक है, काया का रूपांतरण कर दिया, मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट है एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी। एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी मतलब एक एरिया है लैंड का, मतलब जमीन का, स्थल का, जो कि लगभग पूरा नहीं, लगभग क्या है, सराउंडेड है पानी के द्वारा, है ना, या फिर तीन तरफ से सराउंडेड, ठीक है, तीन तरफ से है सराउंडेड, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब लगभग सराउंडेड है। जैसे आप, ये आपका जमीन का पार्ट है ना, और इधर पानी है ना, या फिर जैसे भारत का नक्शा है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें भारत वाले नक्शे में इधर आपको पानी दिखेगा ना, तो ऑलमोस्ट इधर वाला जो हिस्सा है ना वो लगभग आपके पानी से क्या घिरा हुआ है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रायद्वीप बोलते हैं ना, प्रायद्वीप हिंदी में। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला, पेनिनसुला। अगर आपको अभी याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अगर जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो उस टाइम आपको बहुत बार आएगा नाम। और मैं आपको तो मैं कहता ही हूँ कि जो कोई भी हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, आपको हेडिंग्स जो होती है ना उनकी इंग्लिश जरूर याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी जगह काम आने लगी है इस टाइम पे, तो आप इंग्लिश से बचकर भाग नहीं सकते, तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए ना। एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी, तो उसको बोलेंगे प्रायद्वीप, पेनिनसुला, और पूरा का पूरा सराउंडेड है, जैसे ये स्थल है और इधर चारों तरफ पानी है इधर, तो उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, ठीक है, द्वीप, द्वीप बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड, ठीक है, आइलैंड। जैसे हमारे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, वो द्वीप है ना, तो द्वीप क्यों है, क्योंकि बीच में स्थल का पार्ट है थोड़ा सा और चारों तरफ पानी है ना,
तो इसलिए उसको द्वीप बोलते हैं। द्वीप को बोलते हैं आइलैंड, ISLAND, आइलैंड। ठीक है, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है वन हु एक्ट्स ओनली फॉर मनी, जो कि मनी के लिए क्या करता है, कार्य करता है, उसको बोलते हैं किराए का टट्टू। मर्सिनरी, मर्सिनरी बोलते हैं, मशीनरी से याद कर सकते हैं हम, मशीनरी से। ठीक है, नेक्स्ट है कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब शरीर के किसी अंग को काटना, उसको बोलते हैं म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ कॉइन्स, मतलब सिक्कों का अध्ययन, उसको बोलेंगे न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, उसको बोलेंगे अनाथ यानी ऑर्फन। ठीक है, ऑर्फन, अनाथालय को बोलते हैं ऑर्फनेज। नेक्स्ट है वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो कि पैदल, मतलब पैदल यात्रा करता है, पैदल यात्री, उसको बोलेंगे पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट है ए पर्सन फॉर हुम मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, जिसके लिए धन ये सब कुछ है, तो उसको बोलते हैं भौतिकवादी यानी मेटेरियलिस्ट। नेक्स्ट है हैविंग एन एविल रेपुटेशन, जिसकी बुराई के रूप में प्रतिष्ठा है, उसको बोलते हैं कुख्यात यानी नोटोरियस। ठीक है, नोटोरियस है। कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस, मतलब पूरा का पूरा रूपांतरण कर दिया, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी, मतलब लगभग पानी से घिरा हुआ भूमि का क्षेत्र, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला। और पूरा का पूरा घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है भूमि का पानी द्वारा, उसको बोलते हैं द्वीप यानी आइलैंड। अब हम देखते हैं शब्द युगम। ठीक है, हिंदी में पहला है बारिश। बारिश का तो सबको पता है, बरसात बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है वारिस। वारिस का भी सबको पता है, वारिस, आपका वारिस कौन है। ठीक है, आपका वारिस कौन होगा, तो मतलब उत्तराधिकारी कौन होगा, उत्तराधिकारी, ये भी सबको पता है। किसी की जो वसीयत होती है उसका जो अगला नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी जो भी उसको ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी या वारिस। नेक्स्ट है वारिस, वारिश। ठीक है, वारिश, वारिश की संधि विच्छेद क्या है, वारी प्लस ईश। ठीक है, वारिस, वारी प्लस ईश, वारिस। यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, ई प्लस ई बन गए क्या, ई प्लस ई बन गया बड़ा ई, यानी दीर्घ संधि होगी यहाँ पे। अब ये वारिस का हम कैसे निकालेंगे अर्थ, तो वारी प्लस ईश। वारी क्या होता है, जल, पानी। ईश मतलब स्वामी, पानी का स्वामी कौन होता है भाई, पानी का स्वामी होता है समुद्र। ठीक है, समुद्र, समुद्र। ठीक है, नेक्स्ट है अंत। अंत का होता है समाप्ति, किसी भी चीज का अंत हो गया उसको बोलते हैं समाप्ति, अंत का अर्थ है समाप्ति। नेक्स्ट है अंत्य। अंत्य को बोलते हैं नीचे का, नीचे का। ठीक है, नीचे का। जैसे कि अंत्य से एक वर्ड बनता है अंत्यज, मैंने आपको उसमें बताया था, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में अंत्यज, अंत्य प्लस जय। अंत्य होता है नीचे में, नीचे का या नीचे, नीचे में, और जय मतलब जन्म लेना। ठीक है, मतलब नीचे कुल में जन्म लेना, उसको बोलते हैं अंत्यज। ठीक है, अंत्यज। अंत्य का मतलब होता है नीचे का, और अंत मतलब समाप्ति। नेक्स्ट है इति। इतिश्री आपने बहुत बार सुना होगा, इति को बोलते हैं समाप्ति। ठीक है, इतिश्री, इतिश्री सुना होगा ना आपने, उसका अर्थ समाप्ति होता है, तो इति अर्थ है समाप्ति। और इति, ई बड़ा आ जाए तो उसको बोलते हैं देवी प्रकोप। ठीक है, देवी प्रकोप। ये फिर बाधा भी बोल देते हैं कहीं पे। ठीक है, बाधा भी बोल देते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, तो आप मेरे साथ साथ दोहराना इसको। इति होती है समाप्ति, इति होती है समाप्ति। किसकी समाप्ति भाई, जो देवी प्रकोप होता है ना उसकी समाप्ति होगी। ठीक है, या बाधाओं की समाप्ति होगी। किसकी समाप्ति होगी, देवी प्रकोप की समाप्ति होगी या बाधा की समाप्ति होगी ना। और इति, ये देवी प्रकोप किस में होता है, इति, इति में होता है देवी प्रकोप। अब इनको तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है ना, आप इनमें से एक याद कर लिया करो, फिर दूसरे को इससे कनेक्ट कर देंगे ना, और जो दूसरा होगा उसका मतलब यही होगा। ठीक है, क्योंकि इनको तो ये तो सेम ही वर्ड है, थोड़ा सा चेंज है इनमें, तो जैसे क्षति और क्षिति है ना, क्षति और क्षिति, खारी और खाड़ी, तो इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको ना, ये तो सेम से वर्ड होते हैं। आप इसको एक जो मतलब बहुत हार्ड होते हैं आपने सुने नहीं होंगे, तो उनको हम क्या करते हैं, एक याद कर लेते हैं और दूसरे को उससे कनेक्ट कर देते हैं। जो दूसरा होता है ना उसका वो किसका अर्थ होगा, जो उसके समानांतर जो अक्षर होगा ना, समानांतर जो वर्ड होगा, इसके समानांतर वर्ड है ना, उसका मीनिंग होगा। जैसे कि इति का अर्थ है समाप्ति, इति का अर्थ है समाप्ति।
तो किसकी समाप्ति? देवी प्रकोप की समाप्ति, ठीक है, देवी प्रकोप की समाप्ति। तो देवी प्रकोप मतलब होता है इति, ठीक है, देवी प्रकोप किसका मतलब है? इति का, ठीक है। नेक्स्ट है क्षति। क्षति मतलब हानि, आपकी कितनी क्षति हुई, हानि। और क्षति, क्षति मतलब पृथ्वी, ये मैंने आपको कल परसों भी बताया था, थोड़ा वापस से मैंने आपको बता दिया है ना, क्षति मानी पृथ्वी। नेक्स्ट है खारी। खारी होती है नमकीन, कोई चीज खारी है मतलब नमकीन है, ठीक है, नमकीन है, उसमें साल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, खारी नमकीन। नेक्स्ट है खाड़ी। खाड़ी मतलब समुद्र का भाग, ठीक है, समुद्र का भाग, या फिर उपसागर बोल सकते हैं, ठीक है, उपसागर, उपसागर, ठीक है, उपसागर, ठीक है, समुद्र का छोटा भाग। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका। पहला है बारिश, बारिश, बरसात, वर्षा, वारिस मतलब उत्तराधिकारी, और वारिश मतलब वारी प्लस ईश मतलब समुद्र, अंत मतलब समाप्ति, अंत्य मतलब नीचे का, अंत्य मतलब नीचे का, इति मतलब समाप्ति, किसकी समाप्ति? देवी प्रकोप की समाप्ति, देवी प्रकोप की समाप्ति। और देवी प्रकोप किसका अर्थ है? इति का, ठीक है, इति का। क्षति मतलब हानि, क्षिति मतलब पृथ्वी, क्षिति मतलब पृथ्वी। खारी मतलब नमकीन, खारी मतलब नमकीन। और खाड़ी मतलब समुद्र का छोटा भाग या उपसागर, ठीक है, उपसागर। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला है जिसके 3 आंखें हैं, 3 आंखें, 3 मतलब त्रि और आंखें मतलब नेत्र, तो उसको बोलेंगे त्रिनेत्र, ठीक है, 3 प्लस नेत्र, जिसके 3 आंखें हैं, त्रिनेत्र। नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह करना। मैंने आपको बताया था कहीं पे भी बुराई की बात आए ना, तो वहां पे दुर उपसर्ग यूज करते हैं ना, दुर उपसर्ग यूज करते हैं। तो ये अनुचित बात के लिए आग्रह कर रहा है, तो उसको बोलेंगे दुराग्रह, ठीक है, दुराग्रह। कैसे ये बना? दुर प्लस आग्रह से, ठीक है, दुर प्लस आग्रह से। अनुचित बात के लिए, गलत के लिए हमने यूज किया दुर, और आग्रह तो यहाँ पे था ही, तो उसको बोलते हैं दुराग्रह। नेक्स्ट है गंगा यमुना और सरस्वती का संगम। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम मतलब 3 नदियों का संगम। आपको कहीं पे भी आप पढ़ोगे 3 नदियों का संगम, तो उसको बोलते हैं त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी। नेक्स्ट है स्तन का घाव, स्तन का घाव, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा भैंस जो गायें होती हैं उनके अगर स्तन अर्थात उनके तो थन होते हैं, उन पर अगर कोई घाव हो गया तो उस रोग को बोला जाता थनेला रोग। तो स्तन को घाव को बोलेंगे थनेला, ठीक है, थनेला। क्योंकि स्तन को थन भी तो बोलते हैं, जो कि भैंसों के स्तन होते हैं ना, उन पर कोई घाव हो जाता है तो उसको फिर थनेला रोग बोलने लगते हैं। तो इसलिए स्तन का घाव होता है थनेला, ठीक है, थनेला। नेक्स्ट है जो बुरा आचरण करता हो, बुरा आचरण करता हो। जो आचरण करता है उसको बोलते हैं आचारी, ठीक है, जो आचरण करने वाला है उसको बोलते हैं आचारी। और बुरा आचरण कर रहा है, बुरा से यूज करेंगे दुर, दुर प्लस आचारी क्या हो गया? दुराचारी, ठीक है, दुराचारी, दुराचारी। जो बुरा आचरण करता हो उसको बोलते हैं दुराचारी। नेक्स्ट है 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। 3 महीने से बना त्रिमास, ठीक है, 3 महीना, ठीक है, त्रिमास। और इसने बोला एक बार, ठीक है, तो त्रिमासिक बोलेंगे, ठीक है, त्रिमासिक। लेकिन ये वर्ड शुद्ध नहीं है। हम जब पढ़ते पढ़ेंगे उस टाइम आपको मैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि अगर इक लग गया ना पीछे, इक लग गया, ई लग गया, ये लग गया, ए लग गया, है ना, आयन लग गया, तो इससे क्या हो जाता है कि जो पहला जो वर्ड होता है ना उसमें आदि वृद्धि हो जाती है ना, आदि वृद्धि। आदि वृद्धि मतलब पहले अक्षर में वृद्धि हो जाएगी ना, उसकी मात्रा आगे बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ पे त्रि था ना, या त्रि में बदल जाएगा, ठीक है। ई और ई किस में बदल जाती है? आई में, ठीक है, इसमें बदल जाती है आदि वृद्धि से। किस प्रत्यय के कारण ये होती है, तो ये आपको मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगा, उस टाइम बताऊंगा। 3 महीने में एक बार को क्या बोलते हैं? त्रैमासिक, ठीक है। नेक्स्ट है जिसे दबाया गया हो या जिसका शोषण किया गया हो। दबाया गया हो या जिसका शोषण किया गया हो उसको बोलते हैं दलित, ठीक है, दलित। दबाया गया हो या जिसका शोषण किया गया हो उसको बोलते हैं दलित। नेक्स्ट है जो वेद की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, जो वेद की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। मतलब वेद की सत्ता विश्वास नहीं करने का अर्थ है, वेद की सत्ता क्या होती है भाई? भगवान को मानना, वेदों को मानना, ठीक है, सनातन धर्म को मानना। तो वेद की सत्ता में विश्वास नहीं करेगा उसको बोलेंगे नास्तिक, ठीक है, नास्तिक। क्योंकि वो भगवान वगैरह में विश्वास नहीं कर रहा तो उसको बोलेंगे नास्तिक। नेक्स्ट है धनुष धारण करने वाला। धनुष धारण करने वाले को बोलते हैं धनुर्धर, ठीक है, धनुर्धर।
क्योंकि धनुष को धनु भी बोलते हैं ना, धनु, ठीक है, धनु बोलते हैं, चाप बोलते हैं, ठीक है, सरासन बोलते हैं, ये आपको हम उसमें बताएंगे, सरासन, ठीक है, सरासन बोलते हैं, चाप बोलते हैं, ठीक है, कोदंड बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द में पढ़ाएंगे, सरासन, चाप, कोदंड। अगर आपको अभी याद हो रही हो तो अभी याद कर लेना, क्योंकि उस टाइम आपको थोड़ा सा कमजोर रहेगा। अलग अलग जब चीज़ें पढ़ी होती है ना, उस टाइम की ज़्यादा याद रहती है, बजाय कि एक साथ पढ़ने में ना। तो आपको इसीलिए मैं 4-5 टॉपिक लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एक साथ एक टॉपिक आप याद नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो मैंने 40 में वोकेब करवा रहा हूँ, जैसे कि 10 आपके मुहावरे हैं, 10 वन वर्ड हैं, 5 आपके लिए वाक्यांश के एक शब्द है, और 15 आपके क्या है, 5 शब्द युगम है, और 15 वाक्यांश के लिए शब्द। तो लगभग 40 वोकेब हो गए। अगर मैं 40 की 40 आपको वन वर्ड कराऊँ, 40 की 40 आपको शब्द युगम कराऊँ, तो आप कभी याद नहीं कर पाओगे उनको। इसीलिए अलग अलग थोड़े थोड़े करके करवा रहे हैं ना। तो इसीलिए अगर आपको याद करना हो तो अभी याद कर ले, या करें, मैं बीच बीच में आपको पर्यायवाची बताता रहूंगा, ठीक है। तो धनुष धारण करने वाला हो गया धनुर्धर। नेक्स्ट है जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो, अभी अभी जन्म हुआ हो उसको बोलते हैं नवजात, ठीक है, नवजात, अभी अभी जन्म हुआ उसको बोलते हैं नवजात। नेक्स्ट है धारण करने वाला। धारण करने वाला क्या होता है, धारक। धारण करने वाला होता है धारक, धारक। धारण करने वाली, धारण करने वाली क्या होती है, धारित्री, धारित्री होती है, ठीक है, धारण करने वाली, धारित्री। जैसे कवि होता है, इसको कवि बोलते हैं, और फिर कवियत्री को बोलते हैं कवियत्री, ठीक है। तो उसी प्रकार धारण करने वाली होती है धारित्री, ठीक है, धारण करने वाली, धारित्री। नेक्स्ट है 2 बार जन्म लेने वाला। 2 को बोलते हैं द्वि, 2 बार जन्म लेने वाला, मतलब 2 को बोलते हैं द्वि, और जन्म लेने के लिए क्या यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था जय, ठीक है। तो क्या हो गया, द्वि प्लस जय, 2 बार जन्म लेने वाला। और ये द्विजन, द्विज, ये 4 शब्दों का पर्यायवाची है, ब्राह्मण का, पक्षी का, दांत का और नाखून का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण को माना जाता है कि ब्राह्मण 2 बार जन्म लेता है। एक तो माना जाता है कि माँ के पेट से लेता है, एक फिर वो जनेऊ वगैरह धारण करता है, उस टाइम माना जाता है। पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है, एक बार वो अंडे के रूप में, एक बार अंडे से बाहर निकलता है उस टाइम। दांत भी आपका 2 बार जन्म लेता है, कब, एक बार तो आपके स्टार्टिंग में आते हैं दूध मुहे दांत, वो फिर जो टूटने के बाद में आते हैं वो दांत, ठीक है, स्थायी दांत। नाखून भी आपका मतलब एक बार कट के फिर वापस आ जाता है, इसलिए ये तो बार बार जन्म लेता रहता है, तो द्विज इसको बोला जाता है। इन सभी चीजों को 2 बार जन्म लेने वाला द्विज है ना। ब्राह्मण, पक्षी, दांत और नाखून, इनको क्या बोला जाता है, द्विज। नेक्स्ट है बड़े व्यापारियों द्वारा छोटे व्यापारियों के साथ किया जाने वाला व्यापार। बड़े जो व्यापारी होते हैं छोटे व्यापारियों को सामान बेचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, थोक में भेजा भाई, ठीक है, थोक व्यापार, थोक में भेजा, होलसेल में, ठीक है, होलसेल। नेक्स्ट है पति के स्नेह से वंचित पत्नी। पति के स्नेह से वंचित पत्नी मतलब उसके बुरे भाग्य हैं, जो पति के स्नेह से वंचित पत्नी है, इसलिए बुरे भाग्य हैं, ठीक है। बुरे क्या है, उसके भाग्य, तो इसके लिए बुरे के लिए हमने यूज किया दुर, और भाग्य के लिए हमने यूज किया भगा, तो दुर्भगा बन गया, ठीक है, दुर्भगा। क्या बोलेंगे उसको, दुर्भगा। पति के स्नेह से वंचित पत्नी को बोलेंगे दुर्भगा। दुर क्या हो गया, बुरा भाग्य, और भगा क्या हो गया, भाग्य, तो बुरा उसका भाग्य है दुर्भगा। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला जिसके 3 आंखें हैं उसको बोलते हैं त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अनुचित बात के लिए आग्रह करना उसको बोलते हैं दुराग्रह, दुराग्रह। नेक्स्ट है गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम। गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम उसको बोलते हैं त्रिवेणी, त्रिवेणी। नेक्स्ट है स्तन का घाव, उसको बोलते हैं थनेला, थनेला। जो बुरा आचरण करता हो उसको बोलते हैं दुराचारी, दुराचारी। 3 महीने में एक बार उसको बोलते हैं त्रैमासिक, ठीक है, त्रैमासिक। जिसे दबाया गया हो या जिसका शोषण किया गया हो उसको बोलते हैं दलित, ठीक है, दलित। नेक्स्ट है जो वेद की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, जो वेद की सत्ता में विश्वास नहीं करता है उसको बोलते हैं नास्तिक। धनुष धारण करने वाला उसको बोलते हैं धनुर्धर। धनुष के पर्यायवाची हैं सरासन, चाप, कोदंड, ठीक है, धनु। नेक्स्ट है जिसका अभी अभी जन्म हुआ है उसको बोलते हैं नवजात, ठीक है, नवजात। धारण करने वाला होता है धारक, धारण करने वाला होता है धारक। धारण करने वाली होती है धारित्री। 2 बार जन्म लेने वाला होता है द्विज, ठीक है, द्विज। और इन सब का ये पर्यायवाची है द्विज। मैंने बता भी दिया क्यों इनको द्विज बोलते हैं। बड़े व्यापारियों द्वारा छोटे व्यापारियों के साथ किया जाने वाला व्यापार उसको बोलते हैं थोक व्यापार या होलसेल।
पति के स्नेह से वंचित पत्नी, उसको बोलते हैं दुर्भगा। ठीक है, दुर्भगा। अब हम मुहावरों की बात करते हैं। पहला है डांवाडोल होना, मतलब डांवाडोल, जैसे कोई पी के आ गया शराब वगैरह तो डांवाडोल होता रहता है इधर उधर ना, उसके पैर सही से नहीं टिकते हैं, मतलब बिल्कुल भी स्थिर नहीं है ना, स्थिरता में नहीं है वो। ठीक है, एक जगह स्थिर नहीं है तो उसको बोलेंगे डांवाडोल होने को बोलेंगे स्थिर न रहना, स्थिर न रहना। ठीक है, या फिर ये तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल दे दिया। आप मान सकते हो कि मान लो किसी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है तो उसको भी बोलते हैं कि डांवाडोल हो गया इसकी स्थिति, तो इसको भी बोल सकते हैं डांवाडोल। ठीक है, स्थिर नहीं रहना। नेक्स्ट है थाह लेना। थाह लेना, थाह लेने को क्या बोलेंगे? थाह लेना। थाह लेना मतलब गुप्त बात का भेद जानना। ठीक है, किसी की गुप्त बात का भेद जानना, मतलब आप क्या हो, राजा महाराजा के टाइम पे क्या हो, दूत हो। ठीक है, जैसे हनुमान जी जब सीता माता को ढूंढने गए थे तो मुझे याद है रामायण की एक बात है कि माता सीता ने उनको जब कहा कि आप चले जाओ उनसे मिले, तब वो तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, एक काम तो मेरा हो गया आपको आप तक पहुंचने का, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि शत्रु जो हमारा है ना उसकी थाह भी ले लेता हूँ, थाह लेता हूँ। ठीक है, थाह लेना उन्होंने एक अच्छा मुहावरा उस टाइम यूज किया था, मुझे याद है रामायण में। तो उसका अर्थ है गुप्त बात जो थी ना शत्रु की, कैसे उनका दुर्ग का जो मतलब उनका बनाया हुआ है, किस तरह से सुरक्षा है उसकी। ठीक है, कहाँ उनका शस्त्रागार है, कहाँ कहाँ पे कौन से सुरक्षा गार्ड रहते हैं, कहाँ कौन सा सेनापति है, तो उस हिसाब से जो गुप्त बातें थी ना, रहस्य था, उसका भेद जानने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं थाह ले लेता हूँ। ठीक है, तो थाह लेने का अर्थ है गुप्त बात का भेद जानना। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। भाई देखो, मैं एक जो लाइन है ना उसको 5-5 बार बोल रहा हूं आपके लिए, क्यों? क्योंकि अगर आप बार बार सुनोगे ना तो आपके कानों में जाएगी, और बार बार कानों में जाएगी तो आपको अच्छे तरीके से याद होगी। और अल्टीमेट उद्देश्य हमारा क्या है? याद करना है ना। याद करे बिना कुछ नहीं हो सकता किसी भी एग्जाम में, ये बात दिमाग में बैठा लेना। अगर कोई सोच रहा है मैं समझ के इस पूरा एग्जाम पास कर लूंगा, तो भूल जाओ, एग्जाम सरकारी नौकरी का भरोसा देखना, कभी याद नहीं कर पाओगे, तो आपको याद कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, तो याद तो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना करता है आश्चर्यचकित होना। कोई भी चीज हो पहले उसको हम समझते हैं, अगर समझने वाली है तो फिर उसको याद करते हैं ना। तो याद तो आपको अल्टीमेट करना ही है। अगर आप डायरेक्ट याद करने जाओगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा याद करना। अगर आपको थोड़ा सा समझा दिया जाए ना उसके बारे में, उसका एग्जाम्पल दे दिया जाए, उसका थोड़ा इधर उधर की बातें कर ली जाए, तो आपको जल्दी से याद हो जाती हैं वो चीजें ना। तो वही जल्दी आपको समझ आती है। समझ आने से क्या होता है? याद रहता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक दिन बताया था आपको, मुझे भी उस दिन के बाद में मैंने देखा नहीं उस वर्ड को, लेकिन मैंने 2 वर्ड आपको 3-4 दिन पहले बताए थे। एक तो बहुत दिन हो गए ना, जिसमें से एक वर्ड तो था कल परसों बताया था, मॉर्निंग प्रेयर, है ना। मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर को बोलते हैं सुबह की प्रार्थना। तो मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं मैटिन्स। ठीक है, कैसे याद किया था हमने कि माटी ने सलाम, माटी ने सलाम, माटी ने सलाम, ऐसे सलाम, मतलब सुबह सुबह हम माटी को सलाम करते हैं, इसलिए हमने मार्टिन्स याद कर लिया, इसका मैटिन्स याद कर लिया। फिर हमने एक बहुत दिन पहले याद किया था कि जो व्यक्ति मतलब घूमने का, उसको विचरण करने का आनंद, मतलब आनंद आता हो, जो उसको पसंद हो, मतलब हमने देखा था घुमंतु या फिर घुमक्कड़। उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था इटिनरेंट। ठीक है, इटिनरेंट। उसको मैंने आपको उस दिन ट्रिक बताई थी, तो कम से कम 10-12 दिन हो गए उस क्लास को। उस दिन के बाद में मैंने भी इस वर्ड को नहीं देखा, लेकिन अभी मेरे याद आ गया कि ऐसे ही कि आपको बता देता हूँ कि ट्रिक का और समझाने का आपको कैसे फर्क पड़ता है। तो मैंने उसको याद करवाया था ITI से इत्ती, इत्ती, और NERA से निराली। मतलब जो व्यक्ति घूमेगा उसको दुनिया कैसे दिखेगी? निराली। तो वो कहेगा कि इतनी निराली है दुनिया, इतनी निराली है दुनिया। इतनी तो नहीं यहाँ पे, तो इतनी को हमने शॉर्ट में कर दिया, इतनी निराली है दुनिया। तो ये चीज़ मैंने आपको उस दिन ट्रिक से याद करवाई थी। अगर किसी ने उस दिन पकड़ लिया उसको तो आपको याद रह जाएगी। देखो मैंने भी, मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन के बाद में नहीं देखा अब तक, और मेरे अकस्मात ही अभी याद आ गई है, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये फायदा आपको समझने का और एकदम बिल्कुल पागल की तरह रखने का। अब देखते हैं नेक्स्ट मोरा, डोरे डालना। डोरे डालना, डोरे डालना करता है बहलाना फुसलाना, बहलाना फुसलाना। क्या बहलाना फुसलाना? अब इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, सबको पता है बहलाना फुसलाना होता है डोरे डालना। नेक्स्ट है नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना का अर्थ है
किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये भी सिंपल है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट है धज्जियां उड़ाना। अगर धज्जियां उड़ाने के दो अर्थ में लिए जाते हैं वर्ड। एक तो आपको मतलब आप किसी को कटु शब्द कर रहे हो, किसी की आलोचना कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आजकल, मतलब चलो कल वाले मैच की नहीं कह रहा मैं, मतलब आजकल क्या है, कोहली जो है विराट कोहली, उनका थोड़ा सा टाइम खराब चल रहा है, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो काफ़ी लोग उनका क्या करते हैं, आलोचना करते हैं ना, मतलब आलोचना करते हैं। या फिर हम ऐसे मान सकते हैं कि जो पाकिस्तान की भारत का मैच हुआ, उसमें पाकिस्तान की टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, मतलब एक ऐसा टक्कर का मुकाबला देखने की वो थी कि अच्छा स्कोर जाएगा, लेकिन मानो कि अच्छा स्कोर नहीं किया। तो उसमें क्या है कि जो आलोचक थे ना पाकिस्तान की टीम के, जो पूर्व खिलाड़ी, उन्होंने पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उनकी धज्जियां उड़ा दी, मतलब आलोचना कर दी उनकी, बहुत ज़्यादा आलोचना कर दी ना, कि तुम स्कोर नहीं बना पाते हो, अच्छे तरीके से फील्डिंग नहीं कर पाते हो, अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाते हो, क्या इंडिया के साथ लड़ोगे, ऐसी आलोचना उन्होंने कर दी। तो ये उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। एक तो ये धज्जियां उड़ा दी, इसका अर्थ हो गया। एक है कि जैसे आप किसी युद्ध में लड़ रहे हो और आप शत्रु जो सेना है उसकी धज्जियां उड़ा दो, मतलब उसको ध्वस्त कर दो, उसको हरा दो, तो उसको खदेड़ दो, तो उसके अर्थ में यूज किया जाता है। तो धज्जियां उड़ाने का दो अर्थ है, किसी की बहुत ज़्यादा आलोचना करना, किसी की बहुत ज़्यादा आलोचना करना। अब देखो जो PDF पढ़ेगा ना उसको ये सब चीज़ें देखेंगी, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, कि आप क्लास लेते नहीं हो, अभी जगह कम है, यहाँ पे हटाना पड़ेगा। किसी की अनुचित आलोचना करना, ठीक है, किसी की आलोचना, अनुचित नहीं, किसी की आलोचना करना, बहुत ज़्यादा आलोचना करना। या फिर इसको मानते हैं कि शत्रु सेना को अपनी हराया तो उसको बोलेंगे ध्वस्त करना, खदेड़ना, हराना, पराजित करना, ठीक है। धज्जियां उड़ाना का अर्थ है किसी की आलोचना करना या फिर ध्वस्त करना, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ ये वर्ड टेनेरेंट और दूसरा मैट्यूस, ठीक है। नेक्स्ट है दाहिना हाथ। दाहिना हाथ, अगर आपने सुना होगा कि भाई जो मतलब कोई राजा अगर कहे कि ये तो मेरा दाहिना हाथ था, ठीक है, जैसे रावण ने कहा था कुंभकर्ण के बारे में कि एक मेरा दाहिना हाथ कट गया। कुंभकर्ण जब मरा था तो मतलब क्या था, उसका रावण का क्या था, महत्वपूर्ण संबल था वो, ठीक है, दाहिना हाथ था, महत्वपूर्ण संबल था। दाहिना हाथ का अर्थ है महत्वपूर्ण संबल। नेक्स्ट है 2.5 दिन की बादशाहत होना। 2.5 दिन की बादशाहत है मतलब उसको 2.5 दिन के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए उसको अधिकार मिले हैं, बहुत कम समय के लिए उसको बादशाहत मिली है, राजा बनाया हुआ ना, बहुत कम समय के लिए अधिकार मिले हैं, तो उसको बोलते हैं 2.5 दिन की बादशाहत होना, मतलब बहुत कम समय के लिए अधिकार मिलना। जिससे कि मान लो कि हमारे एक बार हुआ था कि राष्ट्रपति का अगर पद पे मृत्यु हो जाए ना तो उपराष्ट्रपति उसका पद संभालता है, ठीक है। एक बार जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो राष्ट्रपति कुछ ही दिन के लिए रहता है, मतलब 10-15 दिन 20 दिन, तो उसको क्या है 2.5 दिन की बादशाहत है उसको, मतलब बहुत कम समय के लिए उसको अधिकार मिले ना। नेक्स्ट है दर दर की ठोकरें खाना। दर दर की ठोकरें खाना का अर्थ है बहुत कष्ट उठाना, बहुत कष्ट उठाना, बहुत कष्ट उठाना। नेक्स्ट है डींग मारना। डींग मारना का अर्थ है व्यर्थ ही बड़ाई करना, व्यर्थ ही बड़ाई करना। ये कुछ समझने वाली बात है नहीं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको बता दिया। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। डामाडोल होना का अर्थ है स्थिर न रहना। थाह लेना का अर्थ है गुप्त बात का भेद जानना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। डोरे डालना का अर्थ है बहलाना फुसलाना। नमक मिर्च लगाना का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये इंपॉर्टेंट है। धज्जियां उड़ाना का अर्थ है किसी की आलोचना करना या ध्वस्त करना। दाहिना हाथ का अर्थ है महत्वपूर्ण संबल। दाहिना हाथ का अर्थ है महत्वपूर्ण संबल। 2.5 दिन की बादशाहत होना का अर्थ है बहुत कम समय के लिए अधिकार मिलना। दर दर की ठोकरें खाना का अर्थ है बहुत कष्ट उठाना। डींग मारने का अर्थ है व्यर्थ ही बड़ाई करना। तो थैंक यू एवरीवन। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है लेकिन उसमें अब कंटेंट नंबर 1 प्रोवाइड करवाया जा रहा है और जल्दी ही हम इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसका आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा थोड़े दिन में। जब भी स्टार्ट होने वाली होगी उसकी 1 वीक पहले आपको बता दिया जाएगा। जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है ना वो अब उसमें से टेस्ट सीरीज टेस्ट आपका होता रहेगा, तो उसको आप क्लियर करके रखें। तो थैंक यू एवरीवन।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।